Hello viewers, I am Achal Piplani and today we are going to talk on registration of sole proprietorship and LLP and understand how these two types of entities are important. To begin with, uh, let me explain what is a sole proprietorship and what is a limited liability partnership. बहुत तरह के बिजनेस एंटिटीज होते हैं. बिजनेस एंटिटीज डिपेंड किस फॉर्म में होते हैं ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज कैसा है. स्मॉल स्केल बिजनेस, अ वेरी स्मॉल स्केल बिजनेस में ऑप्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ एन एंटिटी. अ लिटिल बिगर, probably small only, may opt for a partnership sort of a business. A little more bigger may opt for a LLP type of a structure, and probably a little more organized and a bigger sort of a business structure is in form of private limited companies and public limited companies. तो बिजनेस किस रूप में करना है, किस लीगल स्ट्रक्चर में करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो डिफाइन करता है कि आपका विजन क्या है बिजनेस को लेके, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है बिजनेस को लेके. आज हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और एलएलपी को लेके बात कर रहे हैं. सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप एक वो एंटिटी होती है जहाँ पे एक इंसान जो उस बिजनेस का मालिक होता है, जिसको हम उस बिजनेस का प्रोप्राइटर बोलते हैं, और बहुत ही छोटा सा, बहुत एट अ वेरी स्मॉल लेवल पर्सन प्रपोजेस टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी में अपने को रजिस्टर कराता है. इट इज इस सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक और से सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का मालिक होता है, यानी जो प्रोप्राइटर होता है, वो लोग एक होते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि बिजनेस और मालिक दोनों को एक ट्रीट किया जाता है. As it is already mentioned here, a sole proprietorship can be explained as a kind of business or an organization that is owned, controlled and managed by one single individual who's called the proprietor, and he is the only beneficiary of all the profits, all the benefits that are reaped from the business, and at the same time he is the one who is responsible for all the losses, all the risks that are involved in his business. उसी तरह जो दूसरा बिजनेस एंटिटी का एक लीगल फॉर्म होता है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वेरी कॉमनली नोन एज LLP. LLP is governed by the LLP Act, the Limited Liability Partnership Act 2008. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक पार्टनरशिप के जैसे एक नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जो कि हमारे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ रजिस्टर होती है, उसी का एक ऑर्गेनाइज्ड रूप है, अ मोर रेगुलेटेड रूप है, जहाँ पे एक से ज्यादा यानी मिनिमम 2 लोग साथ में आके एक एंटिटी LLP रजिस्टर करते हैं और बिजनेस कैरी करते हैं. एंड एज स्टेटेड इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, LLP में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट बहुत बढ़िया से एप्लीकेबल होता है. एक एंटिटी हम रजिस्टर करते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स साथ में आके काम करते हैं और उन लोग का लायबिलिटी उतना ही होता है जितना कि उनका स्टेक या जितना कि ही उनका कंट्रीब्यूशन इस पार्टनरशिप फर्म में होता है. सो एज वी मूव फर्दर, वी विल फर्स्ट टॉक ऑन how, what a sole proprietorship is, followed by what is a limited liability partnership. To begin with, हम लोग देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. So what is a sole proprietorship? A sole proprietorship is an unincorporated business wherein one owner is the whole soul of the business. This one person who is called the proprietor is responsible, is accountable for everything. He is the owner, he is the beneficiary of all the income that the business reaps, and he is the one who bears all the risks and the losses from the business. Sole proprietorship is, however, the most simplest and the easiest form of carrying on a business venture. Sole proprietorship generally
बहुत ही स्मॉल और छोटे स्केल के बिजनेसेस में ही सरवाइव कर पाती है, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप के अपने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट प्रोबेबली जहां एक ही इंसान है जिसको काम करना है, जिसको भविष्य में कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, आउटसाइडर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, टर्नओवर बहुत हाई नहीं है, वो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑपरेट करना पसंद करते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर से बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते और उसमें बहुत ज़्यादा रेकरिंग कंप्लायंसेस नहीं होते, हेंस इट इज प्रेफर्ड बाय स्मॉल और वेरी स्मॉल बिजनेस ओनर्स। और प्रॉब्लम आने पे या कुछ अनफोर्सीन होने पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का डिसॉल्व होना भी कंपैरेटिवली इजी होता है। इनमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट का रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रूल्स बहुत सिंपल होते हैं, या तो टू सम एक्सटेंट तो होते ही नहीं है, और यदि जो होते भी हैं तो दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल टू कंप्लाई विद. Let's see ahead how actually a sole proprietorship is unique in its own form. Sole proprietorship को हम किसी स्टेट लॉ या किसी भी फेडरल लॉ में रजिस्टर कराने का ज़रूरत नहीं होता है. However, इसका एक डिसएडवांटेज बोल लें या इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बोल लें तो वो होता है द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी डजंट अप्लाइज. What does that mean? So separate legal entity का मतलब होता है कि यदि ये इंसान जो बिजनेस का मालिक है, जो प्रोप्राइटर है, ये जिस दिन चाहे जैसे चाहे बिजनेस को क्लोज कर सकता है, बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है. अपने जो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है वो इसकी लाइबिलिटी होती है, और जो प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी होती है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है. यानी कि बिजनेस और प्रोप्राइटर इट इज कंसिडर्ड एज द सेम. और बाकी जितने भी एंटिटीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एलएलपी, कंपनी, बी इट प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं यानी इनके जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स होते हैं, ये सेपरेट होते हैं और कंपनी एक अलग एंटिटी होती है. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और उसका प्रोप्राइटर ये एक ही कंसिडर किए जाते हैं. कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी डेफिसिट आता है बिजनेस में, तो उस बिजनेस की लायबिलिटी उस प्रोप्राइटर के पर्सनल असेट्स तक भी एक्सटेंड होती है. हेंस the biggest disadvantage of a sole proprietorship is that the concept of separate legal entity doesn't applies to it. जो बिजनेस का डेट होता है वो ओनर का डेट होता है, और जो ओनर का डेट होता है वो बिजनेस का डेट होता है. द स्केल ऑफ ऑपरेशंस हाउएवर इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, वेरी लिमिटेड. एक सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी को ग्रोथ का बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट या स्कोप नहीं होता है, बिकॉज एक मालिक होता है जिसकी पर्सनल लाइबिलिटी पे, जिसकी पर्सनल ओनर्स और अकाउंटेबिलिटी पे ये बिजनेस रन कर रहा होता है. Moving further, let us understand what are the advantages of a sole proprietorship entity. Sole proprietorship entity का formation बहुत ही आसान होता है as compared to other type of entities. Other kind of entities का मतलब है LLP, partnership, private limited firm, public limited firm. इन सब के comparison में sole proprietorship का formation काफी आसान होता है, और इनको बहुत ज्यादा पेपर वर्क या बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस की नहीं करनी होती है. और ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के हिसाब से इनको लाइसेंसेस अक्वायर करने पड़ते हैं. पर से फर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई बहुत विशेष रजिस्ट्रेशंस की जरूरत नहीं होती है. द प्रोप्राइटर, जो रिलेशनशिप होता है प्रोप्राइटर का और बिजनेस का, वो क्लोजली निटेड होता है, और जो बिजनेस का लायबिलिटी होता है उसको हम एक्चुअली प्रोप्राइटर का यानी कि उसके मालिक का लायबिलिटी कंसिडर करते हैं.
as already stated, sole proprietorship का registration easier होता है. However, it is not a very regulated form of doing business. It is not a very controlled type of business which is controlled by the government. It is a very cheap and financially, in financial terms, it is a very cheap source of business for entity. इसमें बहुत ज़्यादा registrations और formalities का ज़रूरत नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि अगर किसी जने को अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करना है तो वो अपना कोई भी XYZ नेम सेट कर लेता है. उसको किसी भी उस नाम को अक्वायर करने के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती. कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होती जो उसके नाम को अप्रूव करती है, जो उसके टाइप ऑफ बिजनेस को अप्रूव करती है, जो उसके काम को अप्रूव करती है. पर से मालिक, ओनर और प्रोप्राइटर विच इज द सेम, जो नाम डिसाइड करता है वो उस नाम से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है, उस नाम से जो भी जरूरी लाइसेंसेस हैं वो अक्वायर करता है, उसी नाम से अपना बैंक अकाउंट ओपन करता है और अपने बिजनेस को बिगिन करता है और अपने बिजनेस को कैरी करता है. सेकेंड इज टैक्सेशन बेनिफिट. सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्सेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि फर्म को अलग टैक्स और ओनर को अलग टैक्स नहीं पे करना होता है. एज ऑलरेडी स्टेटेड, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में. तो एक ही तरफ टैक्स पे करना होता है क्योंकि जो मालिक होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, वही बिजनेस होता है और जो बिजनेस होता है that is considered as the proprietor. The liability extends to the liability of debts and all other liability extends to the personal property of the owner or the proprietor also. इसमें जितने भी टैक्सेशन में एक बेनिफिट जो प्रोप्राइटरशिप का होता है कि जो इनकम होती है बिजनेस की वो पर्सनल इनकम टैक्स के रेट से टैक्स की जाती है. हेंस कोई फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन नहीं होता है और जितने भी डिडक्शंस एक इंडिविजुअल को अंडर दी इनकम टैक्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो सारे इस फर्म को मिल जाते हैं. व्हाई? बिकॉज मेजर रीजन में द सेपरेट लीगल एंटिटी concept doesn't applies to a sole proprietorship entity. इसमें टैक्स इस करके भी बेनिफिट करता है कि एक ओनर, एक प्रोप्राइटर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी जब अपने फर्म से चार्ज करता है तो उस पर टैक्सेशन का बर्डन रिड्यूस होता है. हेंस taxation is one of the big benefits that a sole proprietorship has. Otherwise, in all other entity, the firm pays its own tax and all its stakeholders, promoters, directors pay their personal income taxes. And as stated before, proprietorship में compliances बहुत कम होते हैं. For example, अगर हमें यूपी में कोई सोल प्रोप्राइटरशिप इस्टेब्लिश करनी है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसका एक नाम डिसाइड कर लेते हैं. द ओनर ऑफ द फर्म डिसाइड्स द नेम फॉर द एंटिटी. और नाम डिसाइड कर लेने के बाद वो लोग देखते हैं कि अब कौन से एक्ट में हम ऑफिशियली रजिस्टर हो सकते हैं. तो वन एक्ट विच एवरीबडी ऑलमोस्ट रजिस्टर्स इज इन द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर करते हैं तो वो हमको पूछते हैं कि किस तरह का बिजनेस एंटिटी है, रिटेल एंटिटी है, होलसेल एंटिटी है, व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क, हाँ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व. वो सबका इंफॉर्मेशन, वो सबका जानकारी लेके शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में एट अ वेरी क्विक पेस फटाफट रजिस्टर हो जाता है. और उसके बाद इफ एप्लीकेबल जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है. हालांकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी वॉलेंटरी और इट में नॉट बी वॉलेंटरी. वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन 20 लाख से कम की टर्नओवर पे भी लोग करा लेते हैं. अदरवाइज 20 लाख एंड अबव की टर्नओवर पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. और further to this, people go ahead with opening their bank accounts. The bank accounts are opened in the name of the firm. However, the supporting documents are of the proprietor, which means that because the separate legal entity concepts doesn't applies to the sole proprietorship, तो proprietor के document से
प्रोप्राइटरशिप फर्म का बैंक अकाउंट प्रोसेस हो जाता है, ओपन हो जाता है। नेक्स्ट वी कम टू इज डिसीजन मेकिंग। इसमें प्रोप्राइटरशिप में एक प्रोप्राइटर, मालिक, ओनर, ही इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर एंड ही हैज नोबडी टू टेक एनी एडवाइस, एनी सजेशन फॉर। जो वो डिसाइड करता है, उसके चॉइसेस, उसके डिसीजन फाइनल ट्रीट किए जाते हैं। एंड there is no outside control like in all other entities, for the simple reason कि बाकी सारे entities में जो stakeholders होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, partners होते हैं या directors होते हैं, promoters होते हैं या other stakeholders होते हैं, तो सबका decision making का एक level of authority होता है। मगर sole proprietorship में since one person is the owner, one person is the proprietor, it's a one man show sort of a thing, so his decision is considered final. If required, I would just mention here, if required, a person, a proprietor may not have a firm name. He may work, he may do his business in his own name. For example, Mr. Rishikesh Mishra may register his firm in the name of ABC Plastics. However, Mr. Rishikesh Mishra may not register his firm and just begin doing his business in his personal name. He may get his bank account, current bank account opened with any of the banks in his name and get the GST registration done in his name and begin his business. So, there are cases, there are situations in a sole proprietorship wherein no separate bank accounts is required to do the business. Next, the control, as already said, the decision making in case of a sole proprietorship is in the hands of the proprietor, the malik, the owner. Similarly, the control of the business is also in the hands of the owner. He has nobody to take the advice from, he has nobody to check with, and he has nobody to whom he is accountable or responsible other than the bare minimum government related taxation compliances. Moving further, we talk about the disadvantages of a sole proprietorship. As already stated, sole proprietorship entity carries on business at a very small scale. The scope of expansion is probably very limited in case of a sole proprietorship. One of the major disadvantage of a sole proprietorship is unlimited liability. As already stated, separate legal entity concept doesn't applies to a sole proprietorship. So, जो मालिक, जो प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी होता है या जो बिजनेस का लाइबिलिटी होता है उसको सेम कंसिडर किया जाता है, और यदि बिजनेस में कोई डेट्स हैं, कोई लाइबिलिटीज हैं, तो उसके पेमेंट्स के लिए प्रोप्राइटर के पर्सनल असेट्स तक भी जाया जा सकता है, उनको भी लिक्विडेट किया जा सकता है टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस. This is one of the major disadvantages wherein individual, the proprietor, is treated responsible for all the losses, all the debts, all the shortcomings of the sole proprietorship entity. All his personal property, all his personal funds are treated as a liquidating asset, as a corpus to pay off all the debts, all the liabilities which a person, which a proprietor may incur for the sake of his business. As I already said, sole proprietorship बहुत ही small business types के लिए होता है, और वो बिजनेस जिनका ग्रोथ बहुत लिमिटेड होता है या ग्रोथ को लेके प्रोप्राइटर का कोई बहुत बड़ा या दूरदर्शी विजन नहीं होता है, जनरली ये उनके लिए होता है. हेंस इस एंटिटी टाइप में फॉर्मल सोर्सेज, रेगुलराइज सोर्सेज से फंड्स मोबिलाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज इट्स अ
वन मैन शो, एक ही है जो, एक ही इंसान होता है जो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक ही इंसान होता है जो उसके मैनेजमेंट, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसके कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे में जो एक्सटर्नल लोग होते हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं होता, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होने के कारण इन एंटिटीज को फंड्स रेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज यहाँ पे इक्विटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जितना पैसा लगा होता है वो 90% केसेस में प्रोप्राइटर की पर्सनल कैपिटल होती है, या उसने अपने किसी रिलेटिव से फंड्स मोबिलाइज, फ्रेंड्स या रिलेटिव से फंड्स मोबिलाइज करके बिजनेस में डाले होते हैं। एंड इसमें एक सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी जो आउटसाइड एजेंसीज को या फंडर्स को होता है वो ये होता है कि यदि इस ओनर को, इस प्रोप्राइटर को कभी कुछ हो गया तो वो क्लेम किसी को नहीं कर पाएंगे अपना फंड्स जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है, बिकॉज इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप there is nobody who is responsible for the business, and because there is no separate legal entity concept, there is no accountability of anybody else in the business other than this person who is the owner or the proprietor of the business. Hence, raising of funds, raising of investments, getting equity, getting a bank loan, getting venture capitalist is a big time challenge for sole proprietorship entities. एंड एज ऑलरेडी सेड, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, जो मालिक होता है वही बिजनेस होता है, जो बिजनेस होता है वही मालिक होता है। बिजनेस को कुछ हो जाता है, बिजनेस में कुछ लॉसेस होते हैं, तो मालिक के पर्सनल एसेट्स, प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स से उनको लिक्विडेट किया जा सकता है। हाउएवर ऑन द अदर साइड जो भी बिजनेस के बेनिफिट्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, वो भी सिंगल हैंडेडली ओनर के ही होते हैं, वो भी प्रोप्राइटर के भी होते हैं। हेंस ऐसी एंटिटी में पब्लिक ट्रस्ट, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बिजनेस को, बिजनेस के मालिक को, ओनर को और सो कॉल्ड प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस वहीं शटडाउन के लेवल पर आ जाता है। कोई उसको फर्दर कैरी करने वाला नहीं होता है, कोई उसका सक्सेसर नहीं होता है, कोई बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू करने वाला नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी से दैट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स is very limited in a sole proprietorship entity. Let us talk on the registration procedure of a sole proprietorship. And as already stated, a proprietor is not different from the entity, the proprietorship entity. First, if the proprietor, the owner, the malik doesn't has the PAN card, we'll apply for the PAN card. आफ्टर ऑब्टेनिंग द पैन कार्ड, वो अपने फर्म का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम डिसाइड करता है, और नाम डिसाइड कर लेने के बाद वो बैंक अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया को फॉलो करता है। हाउएवर कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन अक्वायर करना कोई मैंडेट नहीं है, बट फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब हम बैंक अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फर्म का बैंक अकाउंट ओपन करने चलते हैं तो हमसे बैंकर्स मांगते हैं कि आप कहाँ रजिस्टर्ड हैं, किस नाम से रजिस्टर्ड हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो हमको किसी ना किसी स्पेसिफिक एक्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराना पड़ता है। सो जस्ट मेंशन बिफोर ऑल्सो, हम एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अक्वायर करते हैं अंडर द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। अगर ये प्रोप्राइटर, ये बिजनेस यूपी में रजिस्टर हो रहा है तो यूपी का शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हो रहा है तो महाराष्ट्र के शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के रजिस्ट्रेशन में बहुत बेसिक डिटेल्स मांगता है वो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का नाम क्या होगा, ओनर प्रोप्राइटर का नाम क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, काम क्या करेगा, फॉर एग्जांपल होलसेल बिजनेस करेगा, रिटेल बिजनेस करेगा, कितना स्टाफ इन्वॉल्व है, कितने लोग इन्वॉल्व है, बेयर मिनिमम कितना पैसा लगा हुआ है, और कितना का कैपिटल, कितने का मशीनरी लगा हुआ है। ये सारा जानकारी, ये सारा इंफॉर्मेशन हम शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन में डालते हैं। एंड
very quickly, in a very little time, we get the registration certificate from the shop and establishment. GST register, उसके बाद आता है हम GST registration. GST registration, however, is mandatory where the proprietorship concern, or for that matter any business entity, has a revenue or a turnover greater than 20 lakhs. However, GST रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली भी अक्वायर किया जा सकता है. बहुत सारे बैंकर्स या बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस वेंडर्स एंड सप्लायर्स सप्लाई तभी करते हैं जब हम उनको GST रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं. उस केस में टर्नओवर 20 लाख से कम भी होता है तो जनरली GST रजिस्ट्रेशन अक्वायर करना पड़ता है. और GST रजिस्ट्रेशन अक्वायर करने पे और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पे हमारा बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट इन द बैंक, ओपन्स वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली. ज़रूरत पड़ने पे एंड बहुत से प्रोप्राइटरशिप्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी MSME एक्ट में भी रजिस्टर होते हैं. हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अ प्रोप्राइटरशिप एंटिटी मे गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड इन द MSME एक्ट. MSME एक्ट में रजिस्टर करने के इनको काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं. वन ऑफ द बेनिफिट्स इज दैट इफ दिस प्रोप्राइटरशिप एंटिटी अप्रोचेस बैंक फॉर एनी काइंड ऑफ अ financial support or a funding support, the banks give preference to these entities, point number one. And point number two, there have been situations where banks, because of the government rules and regulations, offer these entities subsidy in terms of the interest rate that is offered. Hence, the documents, as already stated, the documents which are required for the registration of a sole proprietorship is Aadhaar card of the proprietor, PAN card, which is again the PAN card of the proprietor, the registered office proof, which means हम कौन से एड्रेस पे अपनी प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करा रहे हैं. उस एड्रेस का एड्रेस प्रूफ, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ मोबाइल फोन बिल, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ LPG receipt. And then very importantly, for doing any business, bank account is a mandate. business कर रहे हैं, business करते हैं तो बहुत frequent debit credit transactions होते हैं. Hence, opening of a current account is a mandate for the business. So, checklist required for sole proprietorship is PAN card of the proprietor, as already stated before, name and address of the business, name के लिए, name decide करने के लिए the entire authority, entire power is with the proprietor, and it doesn't require any government approval, it doesn't require approval from any other agency, and the address of the business organization, bank account in the name of the business. अगर हम बिजनेस का कोई स्पेसिफिक नाम रख रहे हैं तो उस स्पेसिफिक नाम पे ट्रांजैक्शंस करने के लिए बैंक अकाउंट इज सुपर मैंडेटरी. देन टू ओपन द बैंक अकाउंट and otherwise also to have a registration in name of the firm, registration under the Shop and Establishment Act of the respective state is very important, and registration under the GST Act, which may be voluntary. However, when the turnover exceeds 20 lakhs, it is not mandatory but may be acquired when the turnover is below 20 lakhs. What are the common compliances that are required for the sole proprietorship? As already stated, sole proprietorship generally बहुत छोटे और small scale business का entity types है. बहुत ज़्यादा compliance, बहुत ज़्यादा paper work involved नहीं होता है. जैसा कि पीछे वाली slides में हमने देखा, जो paper work या जो compliances involved होते भी हैं तो वो बहुत ही basic होते हैं. However, जो बेसिक कंप्लायंसेस का पार्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो है इनकम टैक्स रिटर्न विच इज फाइल्ड एनुअली, एंड द इनकम टैक्स रिटर्न में जो बिजनेस का इनकम टैक्स रिटर्न होता है और जो प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स रिटर्न होता है दैट इज ट्रीटेड एज वन. प्रोप्राइटर को कोई सेपरेट अपने लिए कोई पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, ना कोई सेपरेट इनकम टैक्स अपनी एंटिटी, अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी के लिए भी फाइल करने की जरूरत नहीं है. ही फाइल्स हिज own personal income tax return. He pays income tax at the rate applicable to his personal income, which includes the income from this sole proprietorship entity that he has registered and he is doing his business from. यदि वो entity GST registered है तो GST का भी return
फिक्स पीरियोडिसिटी पे फाइल करना मैंडेटरी है, नहीं तो वो जीएसटी का नॉन कंप्लायंस होगा, और अगर जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है तो जीएसटी रिटर्न्स का कोई बर्डन नहीं होता। टीडीएस भी एप्लीकेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप में, टीडीएस भी डिडक्ट करना होता है वेयर एंड इफ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो कोई रिटर्न नहीं फाइल करनी होती है। On a very practical front, if we speak on the timelines for the sole proprietorship registration, then majorly it is registration in the Shop and Establishment Act of the respective state and the GST registration. This is a very simple process, doesn't require huge or complicated documents, and it's a very quick process, maximum subject to the approval from the respective departments, but the maximum time it may take is like 7 to 8 days, that too on a higher side. So this was all about the sole proprietorship. Going further, we'll talk about the limited liability partnership, most commonly known as the LLP. So let us understand what is a LLP or a limited liability partnership. This is a very new concept in India. It was introduced in India in 2008. प्रोबेबली हम लोग ने पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में तो सुना है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग एक बिजनेस सेटअप में साथ में काम करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। बट उस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ। However, LLP is a much more regulated and an organized form of doing business, which is registered under the Limited Liability Partnership Act of 2008। ये इंडिया में ये कंसेप्ट 2008 में आया था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी 2 या 2 से ज्यादा लोग, जिनको हम पार्टनर्स और मोर टेक्निकली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और डीपी बोलते हैं, वो लोग साथ में आके एक ही बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं बेस्ड ऑन दी पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट इज अग्रीड, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द फर्म। जितना भी LLP का स्कोप ऑफ वर्किंग होता है, एरिया ऑफ वर्किंग होता है, कैपिटल रिलेटेड क्लॉजेज होते हैं, प्रॉफिट रिलेटेड क्लॉजेज होते हैं, कंट्रीब्यूशन रिलेटेड क्लॉजेज होते हैं, एवरीथिंग इन द LLP एक्ट इज गवर्न्ड बाय द LLP agreements that is drafted and registered by the partners or the DPs, the designated partners, at the time of incorporation of the LLP. So let us come to the features or the characteristics of an LLP. Unlike the proprietorship entity, an LLP is a separate legal entity just like companies. What does this mean? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है LLP एक सेपरेट एंटिटी है और उसके जो पार्टनर्स हैं वो सेपरेट हैं। यदि LLP को कोई प्रॉफिट होता है या कोई बेनिफिट होता है तो वो LLP का प्रॉफिट होता है और ना कि पार्टनर्स का, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं होता है। और अगर कोई LLP के लॉसेस होते हैं या कोई भी रिस्क ऐसा है जो LLP इनकर करती है तो उसको कवर करने के लिए या लॉसेस जो इनकर किए हैं उसको कवर करने के लिए केवल वो कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स ने उस फर्म में इन्वेस्ट किया होता है, इस LLP में इन्वेस्ट किया होता है, केवल उतना ही एडजस्ट किया जाता है। पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल असेट्स तक वो फर्म की लायबिलिटीज एक्सटेंड नहीं होती हैं, विच इज अनलाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसा कि हमने बात किया था पहले, जो फर्म का रिस्क होता है, जो फर्म के लॉसेस होते हैं, वो उसके प्रोप्राइटर के पर्सनल असेट्स तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं। टू इनकॉर्पोरेट और टू फॉर्म एन LLP, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। LLP के केस में हम उनके पार्टनर्स को जो टर्म देते हैं वो देते हैं DPs का, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। मिनिमम 2 DPs होना मैंडेटरी है LLP के केस में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द LLP एक्ट। LLP एक्ट में, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और 2 से अधिक कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन
मिनिमम कितने भी पार्टनर्स हो, लेकिन मिनिमम एक पार्टनर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सभी फॉरेन नेशनल्स या एनआरआईज को हम पार्टनर्स नहीं बना सकते हैं। मिनिमम वन Indian resident should be a partner in the LLP. Also, the cost of formation of the LLP as compared to companies, a private or a public limited company, is lower. It is considered as cheaper in terms of cost of formation. And as compared to companies, be it a private limited company or a public limited company, the compliances are less and the compliances are comparatively easy. Also, as already stated, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो LLP में अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन देते हैं, एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन is defined in the LLP agreement mutually decided by all the partners at the time of incorporation of the LLP. और मिनिमम कैपिटल या मिनिमम कंट्रीब्यूशन का कोई क्लॉज नहीं है, कितने भी कम कंट्रीब्यूशन से एक LLP इनकॉर्पोरेट की जा सकती है. So now going further, we'll talk about the advantages of LLP. As already stated, one of the biggest advantage of LLP is a separate legal entity concept. So separate legal entity concept is very similar, that is followed also in case of companies or entities registered under the Companies Act 2013. LLP or a company is considered as an artificial legal person, which means कि LLP में पार्टनर कोई रहे या चला जाए, LLP एग्जिस्ट करती रहेगी. LLP में पार्टनर्स आ सकते हैं, पार्टनर्स जा सकते हैं, पार्टनर्स की फॉर सम रीजन सिसेशन हो सकता है, पार्टनर्स का रेसिग्नेशन हो सकता है, बट LLP एज एन एंटिटी कीप्स रनिंग. LLP is distinct and its partners are considered separate. LLP अपना एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपना बिजनेस अपने नाम से कैरी करती है, अपना एक टैक्सेशन रिलेटेड एंड रेगुलेशन कंप्लायंस रिलेटेड सारे चीज़ों का कंप्लायंस करती है, और उसके जो पार्टनर्स हैं वो दे आर इंडिविजुअल, दे आर सेपरेट फ्रॉम दिस एंटिटी. As compared to a sole proprietorship entity, stakeholders or business partners have a little more trust and a little more confidence in this type of an entity as compared to a sole proprietorship entity. An LLP can also purchase property or any other asset in its name, and it can also incur debts, take loans, raise funds in its own name. और ये जितने भी फंड्स या डेट्स एक LLP इनकर अक्वायर करती है, ये LLP के नाम पे होते हैं, जिसका पे ऑफ, जिसका अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो इन द नेम ऑफ द LLP, डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द LLP by the designated partners, but everything happens in the name of the LLP. This is what we say as the separate legal entity or the artificial person concept, wherein this business entity, the LLP, is considered as a separate person, and the designated partners, the beneficiaries, are considered separate. And the next major advantage that a limited liability partnership has is the limited liability of the partners, which is very different from the unlimited liability concept in a sole proprietorship entity. So, in a limited liability, in the LLP, the liability of the partners is only restricted and limited to the amount of contribution or the percentage of contribution that a partner has made to the LLP. The liability doesn't extend to the personal assets or personal belongings of the partners, which is not the case in a sole proprietorship entity. In this case of sole proprietorship entity, the liability extends also to the personal assets of the sole proprietor.
इसका मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करें तो वो ये होता है, यदि एक एलएलपी को बहुत से लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को या उन डेट्स को कैसे कॉम्पनसेट किया जाता है। तो उन लॉसेस को कॉम्पनसेट किया जाता है ओनली through the liquidation or the sale of the properties or the assets in the name of the LLP, not in the name of the DPs, the partners, या जो कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने एलएलपी में किया होता है केवल उस अमाउंट तक ही एलएलपी लायबल होती है यूज करने के लिए। पार्टनर्स की किसी भी प्रॉपर्टी तक या पार्टनर्स की किसी भी पर्सनल असेट्स तक एलएलपी की लायबिलिटी एक्सटेंड नहीं करती है। And also, if as already stated, in case of losses and also in case when the LLP becomes insolvent at the time of winding up, सिर्फ LLP के ही assets से LLP की liabilities को pay off किया जाता है या clear किया जाता है, and not from the personal assets of the partners or the DPs. Perpetual succession. Perpetual succession we have already discussed before, but just wanted to add to this that it is that the existence of the LLP is not affected by the death of the partner, which is very different from the sole proprietorship entity. Sole proprietorship में अगर proprietor का owner का death हो जाता है तो उसका entity, उसका business organization, उसका proprietorship वहीं close हो जाता है, which is very different in case of the LLP. In case of an LLP as I already said is an artificial judicial person, a separate legal entity which is different from its partners. So partner का death, partner का resignation, it doesn't hampers the working or the existence of the LLP. LLP में समय के साथ, ज़रूरत के साथ, circumstances के साथ partners आते हैं, partners जाते हैं, and in some cases there have been there may be situation wherein there is death of the partners. उस केस में हम नए partners लाते हैं, but in any case LLP में minimum number of partners 2 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 2 से कम पार्टनर्स किसी एलएलपी में रह जाते हैं 6 महीने से अधिक तो वो एलएलपी का को डिसॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है। Also, one of the benefits in case of an LLP is transferability. The contribution or the profit sharing ratio in case of an LLP is transferable. किसी को dispute, or even not in case of dispute, otherwise also mutually if somebody wants to withdraw, somebody doesn't want to be a designated partner in the LLP, he or she can resign and transfer his shares either to the existing partners or can induct a new partner in the LLP. Hence, transferability of contribution or the profit sharing ratio / loss sharing ratio is very much possible in case of an LLP, which is not the case in sole proprietorship. Also, very importantly, since this is a little more organized and a regulated form of business structure, but one of the biggest benefit that this structure has, that there is no minimum capital requirement in case of an LLP. जैसे कंपनी में हम लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, वैसे ही एलएलपी के केस में जो कैपिटल होता है उसको हम कंट्रीब्यूशन का नाम देते हैं, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पार्टनर्स। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन को लेके एलएलपी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, कितने भी कम अमाउंट के कंट्रीब्यूशन से एलएलपी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है और कैरी की जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पे कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सकता है और अपडेट किया जा सकता है। As compared to other more formalized form of business entities, for example, a private limited company or a public limited company, this form of a business entity has a low cost and has much lesser compliances.
LLP का जो रेगुलेटर है, LLP का जो फॉर्मेशन है या LLP का जो वर्किंग का गवर्नेंस है, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. हर स्टेट का एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, हु वी कॉल एज द ROC, एंड ROC जनरली governs the regulation or the working or the legal compliance related working of the LLPs. So as compared to other formalized form of business setups like private limited or a public limited company, the compliances are much lesser, and the cost of compliances is also much lesser than what it is in in a private or a public limited company. However, if we compare it with a sole proprietorship entity, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में इनके कंप्लायंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रोबेबली ये ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ बिजनेस एंटिटी है, और उनके कंपैरिजन में कॉस्ट फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है. LLP के केस में audit from an auditor, from a chartered accountant is mandatory only when the turnover of the LLP exceeds 40 lakhs or the contribution from the partners exceeds 25 lakhs. Otherwise LLP में audit का ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल अकाउंटिंग डेटा से जनरेट हुई हुई बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ROC को एनुअली अपडेट करते हैं. दो तरह के फॉर्म्स LLP के केस में ROC को फाइल किए जाते हैं, एक होता है फॉर्म 8, एक होता है फॉर्म 11. फॉर्म 8 में अकाउंटिंग डेटा या बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स अपडेट किए जाते हैं, और फॉर्म 11 में एनुअल रिटर्न्स अपडेट की जाती हैं, जिसमें हम जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर रिलेटेड डिटेल्स को शेयर करते हैं ROC के साथ. And this is done on an annual basis. So now coming over to the disadvantages of a LLP. As already stated, LLP के compliances बहुत कम होते हैं, और बहुत फाइनेंशियल फ्रंट पे अगर बात करें तो compliance cost is very little. It's very cheap as compared to other more formalized form of business setups like a private limited company or a public limited company. However, compliances of an LLP, if not done in time, if not done in the within the right due dates, within the right deadlines, it may attract penalties. Penalties may be huge if the non-compliance or the delay in filing of the reports is way too much. The returns, be it in Form 8 or Form 11, are filed annually before the 31st of October and 31st of May of the respective financial year, and if not done, the penalty is attracted from the next day of the due date. Hence, though the cost of compliance is low, but the cost of non-compliances are higher. Hence, the organization should be very particular and very consistent in filing their returns to the Ministry of Corporate Affairs or the Registrar of Companies as and how required. Next is winding up and dissolution of the LLP. As already stated, एक LLP को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स का ज़रूरत होता है. मैक्सिमम कोई लिमिट LLP एक्ट में मेंशन नहीं है. However, अगर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से बिलो हो जाता है, 2 से कम हो जाता है और 6 महीने तक वो परसिस्ट करता है, 2 से कम पार्टनर्स 6 महीने तक रहते हैं, तब उस LLP को डिसॉल्व करना पड़ता है. या जब कभी LLP अपने डेट्स, अपने लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रही होती है, तब भी उसको अपने एग्जिस्टिंग असेट्स को या पार्टनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिसॉल्व करके, लिक्विडेट करके LLP को वाइंड अप करना होता है. नेक्स्ट disadvantage or a challenge, I would say, in a LLP sort of a business entity is difficulty in raising capital, because LLP is an entity wherein there are partners
who make a contribution to the company, and which is in most cases, which is in almost all cases equivalent to their profit sharing ratios, raising of capital becomes difficult because generally जो investors होते हैं, जो venture capitalist होते हैं, they look for equity stake. But in case of an LLP, there is no equity that is involved. Equity is involved in case of equity or shares, whatever we call it, is involved in case of private limited or a public limited company. Hence, the confidence of the external funders, external venture capitalist is low as compared to a private limited or a public limited setup. However, since it is a formalized setup, it's a more regularized setup as compared to a sole proprietorship, bankers do consider it a credible and a more trustworthy source of financing, or a source of or a place of financing as compared to a sole proprietorship. No doubts, this trust, confidence and integrity is higher, or probably much higher, in case of a private limited or a public limited setup, because a private limited and a public limited setup is able to attract angel investors, the venture capitalists who look forward to equity stakes, who look forward to equity contribution, which is not possible in the case of an LLP. So next we will talk in short about the LLP registration process. LLP is a little more organized form of a business setup, wherein the regulator is the Ministry of Corporate Affairs or the registrar of companies. Hence, whatever registration is done through the portal, through the online portal of the Ministry of Corporate Affairs. Hence, whatever filings, whatever documentation is done, everything is done online. So to do whatever, do the documentation, to do the registration, we need to acquire the digital signatures. So digital signatures of all the members, of all the people who are the proposed partners or the proposed DPs in this LLP have to first acquire their digital signatures. Once the digital signatures are acquired, the LLP has to apply for its name. However, the LLP form wherein the name is applied is called the LLP run form, wherein there are two options, name priorities which are asked for, and they are applied. दो नाम जो भी proposed directors या proposed promoters होते हैं उस LLP के, in their order of preference, preference 1, preference 2, हालांकि एक नाम भी डाल सकते हैं, but दो ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं. वो नेम अप्रूवल के लिए LLP रन फॉर्म में हम MCA को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे नाम डालते हैं, या वो नाम को चेक किया जाता है कि वो मिनिस्ट्री के या कंपनीज एक्ट के या LLP एक्ट के जो नेमिंग गाइडलाइंस हैं उनको वायलेट ना करते हो, या किसी और एग्जिस्टिंग LLP या कंपनी से नाम सिमिलर ना हो, रिजेंबल ना करते हो. और वो चेक करते हैं कि नाम में जो ऑब्जेक्ट है LLP का, जिस पर्पज से वो LLP फॉर्म हुई है, वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो वो नाम का, बेस्ड ऑन ऑल दीज कंडीशंस, नाम का अप्रूवल होता है. जिस एजेंसी या जिस गवर्नमेंट एजेंसी से नाम अप्रूव होता है उसको हम बोलते हैं CRC, विच इज द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर. जब यहाँ से हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वहाँ के ऑफिसर्स उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करते हैं, देखते हैं नाम जो है वो अनडिजायरेबल ना हो, नाम जो है वो किसी से रिजेंबल ना करता हो, किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी से रिजेंबल ना करता हो, और नाम में वो एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के लिए हमने LLP फॉर्म की है, वो एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होती हो, तो वो सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन नेम का अप्रूवल देता है. अगर ये कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करता है और पार्टनर्स को या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ्रेश नाम अप्लाई करने के लिए बोलता है. नेम अप्रूवल, एज आई ऑलरेडी सेड, should not be undesirable or should not resemble any of the existing firm or an LLP or body corporate.
ट्रेडमार्क का भी एक चेक किया जाता है जब कभी नाम अप्लाई होता है। जो नाम अप्लाई किया है अगर उस पे ट्रेडमार्क ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो नाम से कोई भी एलएलपी या कंपनी रजिस्टर नहीं होती है। टू कोट दिस विद एन एग्जांपल, आई वुड से फॉर एग्जांपल, अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होनी है से स्मिता इंफ्राटेक एलएलपी, तो स्मिता उस एलएलपी का नाम हुआ। वो नाम हम चेक करते हैं कि स्मिता नाम से इंफ्राटेक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्लास में स्मिता नाम से कोई एलएलपी रजिस्टर्ड ना हो, स्मिता इंफ्राटेक के नाम से कोई कंपनी या कोई एलएलपी ऑलरेडी एग्जिस्ट ना कर रही हो, और स्मिता नाम पे कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो। सो क्लास 36 and class 37 of the Trademark Act talk of real estate activity, construction related activity। तो अगर क्लास 36 और क्लास 37 में स्मिता नाम पे कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है और इस नाम से कोई और कंपनी या एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है, then probably the CRC approves to our name, otherwise there are objections, there are resubmissions for fresh name। नेम अप्रूव हो जाने के बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। नेम अप्रूव हो जाने के बाद एलएलपी के केस में हमें 90 डेज का टाइम मिलता है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, यानी कि जो अप्रूव्ड नेम होता है वो वैलिड होता है 90 डेज के लिए, और 90 डेज के अंदर अगर हमने वो एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं की तो वो नाम एक्सपायर हो जाता है। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन फ्लिप फॉर्म में फाइल किया जाता है टू द सीआरसी, और फ्लिप फॉर्म में सारे डिटेल्स हम एलएलपी के फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उनके आईडी, एड्रेस, प्रूफ्स क्या हैं, along with the picture, a photograph, a passport size photograph, along with किस पार्टनर का कितना कंट्रीब्यूशन है, किस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन है, कैश के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन है या किसी और फॉर्म में कंट्रीब्यूशन है, और एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा along with the proof। एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा उसी का बिजली का बिल या फोन का बिल हम साथ में अटैच करके फ्लिप फॉर्म फाइल करते हैं। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैंडेटरी अटैचमेंट्स होते हैं एज पर दी एलएलपी एक्ट 2008, जो कि सभी पार्टनर्स साइन करते हैं और साथ में अटैच होके जाता है। एंड बहुत देयर इज a term called DPIN, Designated Partner Identification Number। कंपनी के केस में हम इसी नंबर को DIN नंबर बोलते हैं, which is the Director Identification Number। However, in case of an LLP, it's called the DPIN, Designated Partner Identification Number, which is mandatory, which is to be acquired by all the partners if they propose to form an LLP। जिनके पास DPIN नहीं होता है तो वो इनकॉर्पोरेशन के साथ ही उनका सारा डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स फ्लिप फॉर्म में अटैच होके जाता है। तो जब एलएलपी बन जाती है तो साथ ही में उनका DPIN यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। और अगर पहले से DPIN नंबर होता है तो हम उस DPIN नंबर को यूज करते हैं अपने फ्लिप फॉर्म में। DPIN नंबर यूनिक होता है और एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का एक से ज्यादा DIN/DPIN नहीं हो सकता है। Once the flip form is approved, the flip form is filed to the Ministry of Corporate Affairs, to the agency called CRC। वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म फाइल किया है फ्लिप फॉर्म उसको रिव्यू करते हैं, और अगर सब सही होता है तो एलएलपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अगर उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो उसको अप्रूव नहीं करते हैं, उसमें क्वेरी लगा के वापस भेजते हैं, जो कि एड्रेस करके वापस से वो फॉर्म फाइल किया जाता है और फिर उसके बाद उसका अप्रूवल आता है। द सर्टिफिकेट, जब सब कुछ ठीक होता है तो सीआरसी से ये सर्टिफिकेट जो इशू होता है विच इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, वो फॉर्म 16 में अप्रूव होता है। Once the LLP is incorporated and the LLP incorporation certificate has been received by the designated partners, next step होता है कि जो LLP agreement बनता है वो हम
ROC को या CRC को फाइल करके उसका अप्रूवल ले। तो LLP अग्रीमेंट बनता है स्टैम्प पेपर पे, और स्टैम्प पेपर का वैल्यू कितना होगा ये डिटरमिन करता है कि कौन सी स्टेट में वो LLP रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में 750 रुपए के यानी कि 750 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे LLP अग्रीमेंट बनता है, जिसमें सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स साइन करते हैं। उसके बाद उस LLP अग्रीमेंट को नोटरी कराया जाता है, और नोटरी करा लेने के बाद एक फॉर्म होता है जिसको हम फॉर्म 3 बोलते हैं। उस फॉर्म 3 में उस LLP अग्रीमेंट को अटैच करके CRC को फाइल करते हैं। फॉर्म 3 में हम बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं कि जितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं इनके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, इन केस ऑफ डिस्प्यूट क्या हो सकता है, इस LLP में पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये किस ऑब्जेक्टिव से, किस पर्पज से ये LLP इनकॉर्पोरेट की है। इसमें यह भी मेंशन्ड होता है कि कोई पार्टनर अगर रिजाइन करना चाहे तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कोई पार्टनर अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहे तो क्या प्रोसीजर होगा, कोई रिजाइन करना चाहे तो क्या होगा, और अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या होगा, बिजनेस में एंटर करने का प्रोसीजर क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ऑपरेशंस के लिए। हेंस द LLP agreement is considered as the charter of the organization, of the entity, which is a very important document because anything and everything that happens in terms of laws, in terms of procedures in the LLP is all governed by the LLP agreement. So let's talk very briefly on the documents that are required for registering an LLP. सभी पार्टनर्स का, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उन सब का पैन चाहिए होता है। अगर पैन नहीं है तो पहले हम पैन अप्लाई करेंगे, और पैन आ जाने के बाद ही हम प्रोसीड कर पाते हैं। उन सभी का एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। एड्रेस प्रूफ कैन बी इन फॉर्म ऑफ ईदर वोटर ID और अ पासपोर्ट और अ ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। ये सारा कुछ LLP के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फ्लिप फॉर्म में हर पार्टनर के लिए, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए अटैच होके जाता है। और जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होता है, विच कैन बी ईदर इन फॉर्म ऑफ बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, मोबाइल फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल, एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज मैंडेटरी। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन अगेन एज आई सेड फ्लिप फॉर्म में अटैच होके जाता है। अगर किसी LLP में कोई भी पार्टनर फॉरेनर है या फॉरेन नेशनल है तो उनके केस में हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली कंपल्सरी। पासपोर्ट, और अगर उनका एड्रेस प्रूफ उस कंट्री का जिस कंट्री में वो रिजाइड करते हैं, and most importantly whatever documents of this foreign national that we get for forming an LLP in India have to be notarized, apostilled and attested by the embassy of Indian embassy placed in the country from where the national is coming from. जो एड्रेस प्रूफ होता है उस फॉरेन नेशनल का, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस, अ बैंक स्टेटमेंट और एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ विच इज इशूड टू हिम बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिज रिस्पेक्टिव कंट्री। जो भी डॉक्यूमेंट उस फॉरेन नेशनल का ऐसा होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है, तो उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ में मैंडेटरीली लगता है। और जितने फॉरेन नेशनल के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, दे आर अटेस्टेड, they are apostilled by the Indian embassy placed at the country from where this national is coming or from where the national resides. जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे ये फॉरेन नेशनल साइन करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का भी अटेस्टेशन चाहिए होता है इंडियन एम्बेसी से। रजिस्टर्ड ऑफिस इज द प्लेस जो कि उस LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसका भी एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट कैन बी if it's a rented premises, then along with the electricity bill we need the NOC from the owner
owner of the building or the office along with the rent agreement. Digital signatures of all the partners of the LLP is mandatory because each partner's sign is affixed. Each partner's digital signature is affixed in the flip form before it is filed for incorporation. So a brief checklist of whatever we have just spoken. Minimum 2 member चाहिए LLP को incorporate करने के लिए. Maximum number LLP Act में कुछ specified नहीं है. जितने भी designated partners होंगे सबके लिए DSC चाहिए. DPIN सभी designated partners के लिए चाहिए. जिनके पास नहीं होते उनके DPINs automatically generate होते हैं flip form जब हम file करते हैं. Hence documents जितने ID address related जितने भी documents होते हैं वो attach होके photograph के साथ file किए जाते हैं flip form में and automatically incorporation के साथ उनका DPIN भी generate होता है. LLP का नाम डिसाइड किया जाता है और LLP का नाम डिसाइड करके फाइल किया जाता है कंसर्न्ड अथॉरिटी को, जिसको वो स्क्रूटनाइज करते हैं. इफ द नेम दैट हैज बीन अप्लाइड is not resembling to any of the existing entities and is not detrimental to the interest of anybody. कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि कितने कैपिटल कंट्रीब्यूशन से LLP फॉर्म होगी प्लस कौन से पार्टनर का क्या परसेंटेज होगा कैपिटल का. And then they form the LLP agreement wherein all terms, conditions relating the business, relating the partner are mutually decided and jotted down in form of an LLP agreement duly signed by all the directors on the stamp paper. And ये सब कुछ registered office का proof which is in form of utility bill, ये सब के साथ LLP register की जाती है. Generally, it takes approximately 10 days to form an LLP. 10 days means from the point of acquiring DSCs to name approvals to incorporation and filing of Form 3. However, practically speaking, there may be certain issues or there may be some practical issues wherein approvals from the department may take its own little more time. So, with this presentation, we have spoken about the sole proprietorship concerns and the LLP. We'll just brief through the basic differences between the two types of entities. Liability, as I already said, the liability of a sole proprietor is unlimited, which may extend to his personal assets and personal property. However, in case of an LLP, the liability of the partners is limited to the extent of contribution that they have made. There is no specific act that governs the sole proprietorship. However, LLP is governed by the Limited Liability Partnership Act of 2008, which means LLP concept was introduced to India in 2008. Sole proprietorship, the audit is not compulsory. However, audit may get compulsory if the turnover exceeds rupees 1 crore. In case of a limited liability partnership, the audit is mandatory if the capital contribution exceeds 25 lakhs or the turnover exceeds 40 lakhs. The growth prospects in case of a sole proprietorship is very limited because it's a very it's a single one-man show and it's a very single person driven entity. And in case of an LLP, they can however expand, grow and expand by setting up offices in different states of the country. In case of sole proprietorship, if the entity wants to register in different state, it needs to acquire its registration in each of the specific states to work within that specific state. Tax computation, in case of a sole proprietorship, the slab is same as that of personal income tax. The entity, the sole proprietorship and the proprietor are not taxed separately. It is the single return that is filed to the income tax department and the tax is charged as the based on the personal income of this proprietor. However, in case of an LLP, as an entity pays income tax at the rate of 30%, flat 30% of the income that this LLP generates, and separate personal income tax returns are filed by the partners.
For registration of a sole proprietorship, there is no terms and conditions or approval required in terms of name. There are no naming guidelines. However, in case of an LLP, Ministry of Corporate Affairs have laid down the naming guidelines wherein the name should not resemble or be similar to any of the existing LLPs, or the name should not be violating any of the naming guidelines. With this, we come to the end. Thank you so much. बिजनेस पाठशाला में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनके जरिए आप अपने व्यवसायिक सफर में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बैडमिंटन रैकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आजकल जहां लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, ऐसे में बैडमिंटन का शौक उनके लिए फिट रहने का अच्छा ऑप्शन है। बैडमिंटन न केवल आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करता है, बल्कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करके आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में भी मदद करता है। जाहिर सी बात है कि इतने बेनिफिट्स की वजह से लोग अब स्पोर्ट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगे हैं और ऐसे में बैडमिंटन रैकेट की डिमांड में भी वृद्धि हुई है। स्टील, एल्यूमिनियम या कार्बन फाइबर से बने बैडमिंटन रैकेट्स और एक विशेष प्रकार की नायलॉन स्ट्रिंग के बने नेट्स का उपयोग इतना बढ़ चुका है कि 2022 में ग्लोबल बैडमिंटन रैकेट मार्केट साइज लगभग 764.3 मिलियन $, थी और 2023 से 2029 की अवधि के दौरान इसके 6.7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। जाहिर है कि बैडमिंटन रैकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है, जिसे स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन और 9 से 10 मैन पावर की जरूरत होगी। अगर इस बिजनेस में लगने वाली लागत की बात की जाए तो आपको 10 से 13 लाख मशीन कॉस्ट और 13 से 18 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस के जरिए आप एनुअली 25% से 30% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। बीन बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपने बेहतरीन लुक, अफोर्डेबिलिटी और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होने की वजह से बीन बैग्स फर्नीचर में बेहद लोकप्रिय और ट्रेंडिंग रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बीन बैग्स फर्नीचर की लगातार बढ़ती रेंज में एक क्रिएटिव आइडिया हैं। EPS यानी एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन बीट से फिल किए जाने वाले बीन बैग्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये इस पर बैठे हुए व्यक्ति के पोस्चर और पोजीशन के अनुसार शेप ले लेते हैं और किसी भी तरह के मूवमेंट के बाद भी इन पर बैठना कंफर्टेबल रहता है। 2021 में ग्लोबल बीन बैग मार्केट साइज का आकार 4.88 बिलियन $, आंका गया था और 2022 से 2028 की अवधि में इसके 3.5% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। बीन बैग की मार्केट में मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से बीन बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक लाभदायक बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। स्मॉल स्केल पर 45 से 50 बीन बैग्स प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के बीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 6 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन और 9 से 10 वर्कर्स की मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 12 से 15 लाख के निवेश के साथ ये बिजनेस आपको लगभग 15% से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन प्रदान करता है। धूप बत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। भारत में धूप बत्ती का प्रयोग पूजा पाठ और अनुष्ठानों में व्यापक रूप से किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, बहुत से लोग कई रीति रिवाज और प्रथाओं को निभाते समय धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मेडिटेशन सेंटर्स, स्पास और पार्लर में और सुगंधित वातावरण के लिए भी धूप बत्ती का उपयोग किया जाता है। धूप बत्ती के अत्यधिक उपयोग को सिर्फ इस बात से जाना जा सकता है कि भारत में एक साल में धूप बत्ती का मार्केट 10,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए के बीच है और इसके 2023 से 2028 में 8.8% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धूप बत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है और अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं
तो 400 से 450 केजी प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाले प्लांट के लिए आपको 2200 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन और 12 से 15 मैन पावर की जरूरत होगी। इस व्यवसाय में आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर 16 से 21 लाख की आवश्यकता होगी। धूप बत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आप आसानी से सालाना 20% से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस। कभी एक वक्त हुआ करता था जब घरों में बिजली की सुविधा नहीं थी। लोग लाइट की जगह पर मोमबत्ती का उपयोग किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और अब मोमबत्ती का उपयोग सजावट और पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। आज के समय में लोग मोमबत्ती का प्रयोग त्योहारों में और साथ ही घर को सजाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बर्थडे और विशेष आयोजनों के लिए भी होता है। 2022 में वैश्विक मोमबत्ती बाजार का आकार 12.88 बिलियन $, आंका गया था और इसके 2023 से 2030 की अवधि में 5.7% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। मोमबत्ती के इतने सारे प्रयोगों की वजह से मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक फायदेमंद बिजनेस के तौर पर हमारे सामने है, जो स्मॉल स्केल लेवल पर आसानी से शुरू किया जा सकता है। 150 से 200 केजी प्रतिदिन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्रोडक्शन प्लांट को शुरू करने के लिए आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 6 से 7 मैन पावर, 2 से 3 किलोवाट पावर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही इस बिजनेस के लिए आपको 8 से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस के जरिए आप आसानी से 25% से 30% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।